प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर लोकतंत्र, उसके गुण, उसके दोष, लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम अध्ययन करेंगे अधिनायक तंत्र पर, जिसे अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप कहते हैं कि अधिनायक तंत्र क्या होता है। देखिए, अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन का जो कार्य है सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर क्या है कि शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित होता है अंतर। कि राजतंत्र में तो क्या है, जो शासक है वह पद वंशानुक्रम के आधार पर ग्रहण करता है ना, राजा, राजा का बेटा और ऐसा है ना, एक ही परिवार के वंश से चले आ रहे हैं। परंतु अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता या एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है, वह वंशानुगत नहीं होता है ना। तो राजतंत्र और अधिनायक तंत्र एक जैसा ही है, लेकिन इनकी पद ग्रहण करने की जो विधि है वो बिल्कुल अलग है। तो अधिनायक तंत्र क्या हुआ, जिसमें जो व्यक्ति है वह या तो निर्वाचित हो सकता है ना, उसमें सैनिक योग्यता के आधार पर कर सकता है, वो एक विशेष राजनीतिक समुदाय का हो सकता है और वह सत्ता को कैप्चर कर लेता है ना, सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है और अपना नेतृत्व, व्यक्ति जो है शासन पर अपना नेतृत्व करता है। ठीक है ना। देखिए, कुछ विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे न्यूमैन कहते हैं कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार करते हैं, जबरदस्ती अधिकार करते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। फोर्ड कहते हैं कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर, जिसको हम एक्स्ट्रा लीगल भी बोलते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेना भी अधिनायक तंत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार न्यूमैन ने, फोर्ड ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं अधिनायक तंत्र के लिए कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतया वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, बल्कि कैसे प्राप्त करता है, शक्ति या सहमति, सामान्यतः दोनों के सहयोग से प्राप्त करता है। उसमें शक्ति भी होगी, सहमति भी होगी और उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए, जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे। वह शासन कहलाता है आपका अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र जो है वह प्राचीन व नवीन दोनों प्रकार से है। देखिए कि अधिनायक तंत्र भी प्राचीन और नवीन इन दो रूपों में हमारे सामने आते हैं। प्राचीन अधिनायक तंत्र हम किसे कहेंगे, जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाए, है ना। जो सत्ताधारी व्यक्ति, उसकी सैनिक शक्ति बढ़ा ली उसने से और सर्वोच्च सैनिक शक्ति के आधार पर वो सर्वोच्च है तो अधिनायक बन जाता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट इसी प्रकार का अधिनायक तंत्र का मालिक था। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अधिनायकवाद का रूप अधिनायकवाद के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया है ना। और अब अधिनायक जो है उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार के अधिनायक जनता या कम से कम किसी दल विशेष की पसंद के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और पद ग्रहण होने के बाद वह तानाशाही ढंग से ही शासन चलाता है। मतलब जो अधिनायक होगा वो तानाशाह तो होगा ही, है ना। तो इस प्रकार के अधिनायकवाद का जो प्रमुख रूप है वो हमको अगर हम देखें उसको इतिहास को, तो हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ देखा जाता है। जैसे सन 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी ने, 1923 में प्रीमो दी रिवेरा ने स्पेन में और सन 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन बैठा था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित जो अधिनायकवाद है कि इसी रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जा सकता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए 1917 में सोवियत रूस में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एवं चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकत्व की स्थापना की गई है, जिसे वामपंथी या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भी कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी अधिनायक तंत्र, और दूसरा जो है वह वामपंथियों के आधार पर वामपंथी अधिनायक तत्व, जो कि 1917 के बाद रूस के अंदर दिखाई दिया। ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम इसके मुसोलिनी को
जर्मनी में नाजी हिटलर है ना, इनको हम एक तरह से अधिनायक के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया है। प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाकारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया था देखिए, और इसलिए युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की जाती थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो वार्साई की संधि थी उसमें लोकतंत्र के विनाश के बीच डाल दिए गए थे। जो वार्साई की संधि की गई थी है ना, और इसके अंदर वो विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत कड़ी शर्तें लागू की थी है ना, और इसके बाद इसको छोड़ दिया था कि लोकतंत्र को कैसे समाप्त किया जाए। और 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस सब में अधिनायकवाद जो है उदय हो गया, अधिनायकवाद की शुरुआत हो गई थी है ना। तो अधिनायकवाद के उत्कर्ष के लिए क्या क्या परिस्थितियां जिम्मेदार कही जा सकती हैं देखिए। एक तो क्या था कि संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगा। पहले हमने देखा ना कि संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास कैसे, कि प्रथम विश्व युद्ध में भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति जो है अपना विश्वास खो बैठे थे। युद्ध में लौटे हुए सैनिक उस लोकतांत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को खोआ था। युद्ध में बहुत ज़्यादा धन हानि हुई थी, जनहानि हुई थी, और इसी कारण यही जो असंतुष्टि है वो अधिनायकवाद की ओर ले गई। दूसरा वही वार्साई की संधि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की थी, और यह संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। तो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बन गए। तीसरा, कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था है ना, कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया, ये जो देश थे इसमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था है ना, और यहाँ पे प्रजातंत्री परंपराएं थी ही नहीं, और प्रजातंत्री जो परंपराएं हैं उसके अभाव के कारण ये यहाँ पर अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। चौथा था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। क्या होता है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखिए आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था, और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। तो आत्मनिर्भरता की नीति के प्रतिपादन से भी अधिनायकवाद सामने आया। फिर है आर्थिक संकट, कि सन 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट, और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी उससे बहुत सारे देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी 1929 में, और आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग बहुत आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था से ही किया जा सकता था। और इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक की भांति कार्य रूप में परिणित किया गया और अधिनायकवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रसंघ की असफलता, आप ये देखिए स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था। 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी ना, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जिन्होंने इस राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, वो जब गए तो सीनेट ने मना कर दिया इसका सदस्य बनने के लिए, और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना जरूरी समझा। फिर है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। कौन कौन से आदर्श थे कि प्रजातंत्र के आदर्श बहुत कठिन लग रहे थे उनको है ना, और उसकी तुलना में उन्होंने देखा कि अधिनायकवाद क्या है, एक सरल शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता एकमात्र कार्य आज्ञा पालन करती है, और यही कारण है कि युद्ध के बाद परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन के उभरा। ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार से आधुनिक अधिनायकवाद का जन्म हुआ। हम देखते हैं आधुनिक अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या क्या थे। देखिए न्यूमैन ने भी अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए थे। वैसे तो हम इसको डिटेल में इसके जो मुख्य लक्षण है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको न्यूमैन के भी लक्षण बताती हूँ कि ये एक पुलिस राज्य होता है, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसमें एक सर्वाधिकारीवादी राजनीतिक दल होता है, इसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है, और यह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। तो न्यूमैन के द्वारा तो ये दिए गए, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने इस पर विचार व्यक्त किए, और सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर हम इसके कुछ लक्षण सामने लेके आते हैं। पहला लक्षण इसका है सर्वाधिकारवाद, कि आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है उसका सबसे पहला जो लक्षण है वह है सर्वाधिकारी राज्य, टोटलिटेरियन स्टेट। तो इस प्रकार के राज्य में क्या होता है, समाज,
राज्य और सरकार के जो भेद हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शासक वर्ग जो है सर्वशक्तिमान बन जाता है और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जहाँ पर उस शासक का नियंत्रण नहीं होता। तो हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ था। आई एम स्टेट जैसे कहते थे ना। तो इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ऐसा मुसोलिनी ने इटली के लोगों के अंदर डाल दिया था। दूसरा इसका लक्षण कहते हैं आधुनिक तंत्र का सर्वाधिकारवाद। समझ में आ गया ना। प्रजातंत्र का विरोध, कि इस अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के विरोधी भावना के कारण हुई थी। ये स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते रहे। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव है ना, डिकेइंग कॉर्प्स, और संसद केवल बकवास की दुकानें। कौन कहते थे? अधिनायक तंत्र है, कहते सड़ा हुआ शव, बकवास की दुकानें। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से ही देखता था। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है एक दल एक नेता और एक कार्यक्रम, कि वर्तमान समय के वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। तो इस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णय शक्ति प्राप्त होती है और उसके शब्द ही कानून होते हैं। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। तो ठीक है ना। तो और चौथा इसका आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु, कि आधुनिक अधिनायक तंत्र जो है एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है, इसलिए ये राजनीतिक विरोध को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्गा लोगों की धारणा है और फांसीवाद एवं नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते हैं। तो इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी का आदेश था, क्या आदेश था उसका? विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। ऐसे ही हिटलर ने क्या कहा था? कर्तव्य, अनुशासन और त्याग, इसको जीवन का मूल मंत्र बना दिया। समझ में आ गई ना। मुसोलिनी का आदेश विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। हिटलर का काम क्या मंत्र था? कर्तव्य, अनुशासन और त्याग। ठीक है ना। तो इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी दुश्मन हो गया। फिर है जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण, कि आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है उसकी ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। तो इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, इस पर यह कठोर नियंत्रण रखता है। प्रेस, रेडियो आदि निरंतर अधिनायक के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे उसके पक्ष में जनमत बना रहे। ठीक है ना। तो ये जनमत के जो निर्माण के साधन उस पर नियंत्रण रखता है, जिससे कि वो सब उसके कंट्रोल में रहे। और जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं? साहित्य है, प्रचार या अपने समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सारे के सारे। फिर उन्होंने कहा छठा कि उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, कि अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं और इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है ना, और दूसरे देशों को तुच्छ और हीन समझा जाता है। तो इससे उग्र राष्ट्रवाद का विकास भी होता है। फिर अंतिम इसका लक्षण हम देखते हैं युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार, कि जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर कहा करता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में किसका है? मातृत्व का। कितनी बड़ी बात कही हिटलर ने, कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की जो नीति है उसको अपनाया, अपने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नीति को अपनाया। और मुसोलिनी ने कहा था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्य नियम है। इटली का विस्तार होगा या अंत, ये उसकी थी कि या तो इसका विस्तार होगा या इटली खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो ये आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है हमने उसके
लक्षण देखें कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे कि अधिनायक तंत्र के गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, क्योंकि आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आपका अधिनायक तंत्र है उसके गुण और दोष। इसका केवल एक ही प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं वैसे कि अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता, लोकतंत्र के गुणों के प्रकाश में विवेचना कीजिए, है ना। तो इसमें आपको लोकतंत्र के जो हैं गुण बताते हुए ये बताना पड़ेगा कि अधिनायक और अधिनायकवाद के दोष बताने पड़ेंगे इसमें कि वो उसका विकल्प नहीं हो सकता, है ना। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।